Yes. So, good evening, everyone. I hope I am audible. Hello. Hmm. Yes, sir. Okay. Okay. So, I'm so happy to see you all again in this MyZum webinar series. And let us start. Let me share my screen. Yeah. Okay. So, हमने लास्ट सेशन में देखा था, लास्ट सीरीज में, लास्ट वेबिनार में देखा था माइजम का बेसिक कंसेप्ट. लेट अस क्विकली रिवाइज. हमने लास्ट टाइम क्या देखा था. तो माइजम की तरफ देखने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और ये हर एक एस्पेक्ट जो है वो हमारे नॉलेज में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में एक स्टेप ऐड करते जाता है. तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप माइजम के सारे ही एस्पेक्ट देखने वाले हैं, जिसमें कि फर्स्ट था कि सिंकोनाबा का एक्सपेरिमेंट हुआ, कंसेप्ट ऑफ होलिज्म, इंडिविजुअलाइजेशन, ये सब हमने देखा था. बट उसके बाद में भी डॉक्टर हेनीमैन को ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि क्रॉनिक केसेस स्पेशली वो रिलैप्स हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं या पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहे. तो फिर उन्होंने रिवाइज किया सारे कंसेप्ट और देखा कि लॉ ऑफ सिमिलर्स में कहीं पे कुछ गड़बड़ है क्या, और वहां पे कुछ गड़बड़ नहीं था. फिर उन्होंने देखा कि हाँ, वहां पे और एक कोई तो भी चीज है, एक पैटर्न है, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है कि बहुत सारे येलो सर्कल्स वहां पे, और ये येलो सर्कल्स एक बैकग्राउंड फॉर्म करता है, और ये बैकग्राउंड जो है वो प्रीडिस्पोजिशन है. और ये प्रीडिस्पोजिशन जो है इसे हम माइजम कहते हैं. सो ये कंसेप्ट था कि जो प्रीडिस्पोजिशन है, जिस तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं, कोई भी इंडिविजुअल रिएक्ट करता है फिजिकली और इमोशनली, उसको उस प्रीडिस्पोजिशन को हम माइजम बोलते हैं. और ये इन्फेक्शन के रिगार्डिंग में हमने देखा था कि कंसेप्ट ऑफ माइजम क्या है, कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फेक्शन ही स्पेसिफिक इंडिविजुअल को होता है, जबकि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर में, हमारे सराउंडिंग में ऑलरेडी प्रेजेंट है. फिर भी हम लोग सिर्फ एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन ही कैच करेंगे एट स्पेसिफिक टाइम अकॉर्डिंग टू आवर प्रेडिस्पोजिशन. तो इसको माइजम बोलते हैं. और ये जो माइजम है, ये कब मैनिफेस्ट होना शुरू करता है, जब बाहर का मॉर्बिफिक नॉक्साई जो है, एक्सटर्नल मॉर्बिफिक नॉक्साई जो है, एक्सटर्नल कारण जो है, वो सिमिलर रहेगा इंटरनल डिस्टर्बेंस से. तो जब ये सिमिलरिटी मैच होगी तब वो माइजम ट्रिगर होगा और एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ये आज भी रिपीट होगा, इसकी तरफ अच्छे से ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए. यदि आपको नहीं समझा, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या मुझको रिपीट करने के लिए बोल सकते हैं. कभी भी आप चैट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. सबसे लास्ट में, सेशन के सबसे लास्ट में हम लोग अलग से समय देंगे क्वेरी सॉल्व करने के लिए, बट इन बिटवीन भी आपको यदि कोई दिक्कत है तो आप तुरंत लिख के दीजिए. और ये जो प्रीडिस्पोजिशन है, ये सिर्फ फिजिकली नहीं होता, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता है. मतलब पूरा का पूरा, जब हमने होलिज्म, कंसेप्ट ऑफ होलिज्म देखा था, होलिज्म मतलब क्या, बॉडी और माइंड
एक ही है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट ऑफ होलिज्म है। तो माइज्म सिर्फ फिजिकल लेवल पे कैसे एक्सप्रेस होगा, माइज्म कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सप्रेस होगा, फिर माइंड और बॉडी दोनों पे एक साथ एक्सप्रेस होगा। और इसके रेफरेंसेस जो है वो एफोरिज्म 78, 82, 203, 208 और 5 इसमें है। आई होप कि आपने ये सारे एफोरिज्म्स रेफर किए होंगे, उसको समझने की कोशिश किया होगा। फिर हमने कुछ केसेस देखे थे और केसेस के थ्रू हमने समझने की कोशिश किया था कि माइज्म क्या है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है कंसेप्ट ऑफ माइज्म। इसमें कोई भी क्वेरीज है आप कभी भी पूछ सकते, आप ड्यूरिंग वेबिनार पूछ सकते, या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग हमने जो सीखा अभी तक या आज हम लोग जो सीखेंगे उसके बारे में। तो अभी हमको एक माइज्म का कंसेप्ट पता चल गया कि माइज्म क्या है। नेक्स्ट स्टेप है कि क्लिनिकली हम लोग कैसे देखें माइज्म। तो हम क्लिनिकली देखेंगे उसके साइन एंड सिम्टम्स के भरोसे पे। तो किस तरीके के साइन एंड सिम्टम्स के भरोसे हम माइज्म देखेंगे। उस समय पे डॉक्टर हनीमन ने सोचा कि जो क्लिनिकल्स जो पैथोलॉजिकल रियलिटी है पेशेंट का, उसके ऊपर से हमने माइज्म को समझना चाहिए। सबसे पहले हमने पैथोजेनेसिस का सिम्टम्स देखना चाहिए, क्लिनिकली पेशेंट कैसे प्रेजेंट हो रहा है उसके ऊपर से माइज्म डिसाइड करना चाहिए। तो ये सबसे पहला थॉट था डॉक्टर हनीमन के मन में, और फिर उन्होंने वैसे ही किया। उन्होंने देखना शुरू किया कि सेल्यूलर लेवल पे 3 प्रकार के डिस्ट्रक्शंस, अल्टरेशंस हो सकते हैं। फर्स्ट डेफिशिएंसी, सेकंड एक्सेस और थर्ड परवर्जन। तो जब भी कोई सेल डिस्टर्ब होगा तो वो ये 3 प्रकार से डिस्टर्ब हो सकता है। एक तो उसमें डेफिशिएंसी होगा, एक तो एक्सेस होगा या परवर्जन होगा। तो ये कैसा होगा, ये जो डेफिशिएंसी है ये न्यूट्रिशनल अल्टरेशन है एक्चुअली, कि यदि उस पर्टिकुलर सेल को या उस ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है तो जो सेल पे होगा वो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे होगा। तो हम लोग सेल के लेवल पे सोचने की कोशिश करते हैं और फिर उसको जनरलाइज करेंगे ऑर्गेनिज्म के लेवल पे। तो सेल के लेवल पे जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा या कोई चीज नहीं मिल रहा है, कोई चीज उस सेल को कम मिल रहा है, तो इसको हम डेफिशिएंसी बोलेंगे। और ये जब डेफिशिएंसी होगा तो उस सेल में उस तरीके से फंक्शंस अफेक्ट होंगे, उसके फंक्शन भी डेफिशिएंट हो जाएंगे। और एक बार फंक्शन डिस्टर्ब हो गए तो फिर उसका स्ट्रक्चर भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा सेलुलर लेवल पे कि न्यूट्रिशनल अल्टरेशन होगा, और ये न्यूट्रिशनल अल्टरेशन क्या करेगा, फंक्शनल डिस्टर्बेंस करेगा, और ये फंक्शनल डिस्टर्बेंस क्या करेगा, स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस करेगा। और ये जब सेल्यूलर लेवल पे होगा तो ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे भी होगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी होगा। क्योंकि व्हाट इज ट्रू फॉर वन सेल इज ट्रू फॉर होल। हमें डॉक्टर बोनिंग-हुसैन का कंसेप्ट पता है, हमें एक ग्रैंड जनरलाइजेशन पता है कि जो एक सेल के लिए सही है वो पूरे शरीर के लिए सही है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले ऑल्टरेशन जो होगा वो न्यूट्रिशनल, इस तरीके से डॉक्टर हनीमन ने समझा इस चीज को कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ माइज्म किस तरीके से रहेंगे, सेल्यूलर चेंजेस के ऊपर से। और सेल्यूलर चेंजेस क्या क्या होंगे, 3 प्रकार के। और ये 3 प्रकार के सेल्यूलर चेंजेस क्यों होंगे, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल ऑल्टरेशन होगा इन 3 प्रकार से। हम देखते हैं एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल कोई एक पेड़ है और उस पेड़ को हमने कम पानी डाला, उसको कम खाद दिया, तो उसका ग्रोथ जो है वो कम रहेगा। तो यदि हमने उसको न्यूट्रिशनल सप्लाई कम दिया तो उसके जो फंक्शंस है उस
ट्री के, उस पेड़ के, वो कम रहेंगे और उसका स्ट्रक्चर जो है वो भी छोटा हो जाएगा। सो डेफिशिएंट न्यूट्रिशनल सप्लाई रहा तो डेफिशिएंट फंक्शन रहेंगे और डेफिशिएंट स्ट्रक्चर रहेगा। सो इस तरीके से उसका लिंक है, न्यूट्रिशनल सप्लाई डेफिशिएंट, फंक्शंस डेफिशिएंट और स्ट्रक्चर डेफिशिएंट। अब हम लोगों ने सुमो पहलवान को देखा होगा, सुमो रेसलर को देखा होगा, तो वो बचपन से बहुत खिलाना शुरू करते हैं उनको, मेकिंग ऑफ सुमो रेसलर। तो उनको बचपन से बहुत खिलाना शुरू करते, एक्सेस खिलाना शुरू कर देते। जब उनका न्यूट्रिशनल सप्लाई एक्सेस हो जाता है तो उनके फंक्शंस, उनका मेटाबॉलिज्म सब कुछ एक्सेस हो जाता है और इसके वजह से उनका स्ट्रक्चर भी बहुत एक्सेस हो जाता है। तो इसलिए साइज ऑफ सुमो पहलवान बहुत बड़ा रहता है, 200 किलो 250 किलो इतना बड़ा साइज रहता है। ये सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल, इमेजिन कीजिए कि हमारे पास कोई पेट डॉग है और उस पेट डॉग को हमने अच्छे से ट्रीट नहीं करा, हमने उसको हमेशा बांध के रखा, उसको अच्छे से समय पे खाना नहीं दिया और जाते आते कभी भी उसको मारा पीटा, तो क्या हो जाएगा, वो पेट डॉग बहुत एग्रेसिव हो जाएगा क्योंकि उसको न्यूट्रिशनल सप्लाई अच्छा नहीं है, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उसका माइंड जो है वो परवर्टेड हो जाएगा और वो किसी को भी काटेगा, हमेशा भोगते रहेगा। तो ये परवर्जन हो गया। यदि हमने सप्लाई परवर्टेड रखा तो उसका रिएक्शन भी परवर्टेड ही जाएगा। सो ये लिंक समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहला न्यूट्रिशनल सप्लाई किसी भी सेल के ऊपर, वो न्यूट्रिशनल सप्लाई जिस स्पेसिफिक तरीके से हम रखेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, अल्टर करेंगे, उसी स्पेसिफिक तरीके से उसके फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे और उसी स्पेसिफिक तरीके से उसका स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा। सो दिस इज द कंसेप्ट। और ये कंफर्म कैसे किया? डॉक्टर हनीमन ने ये कंफर्म किया फ्रॉम टाइप ऑफ सिम्टम्स। उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा, उनके सिम्टम्स का टाइप देखा, उनका पैथोजेनेसिस देखा और क्लिनिकली अप्लाई करके देखा ये सारे कंसेप्ट्स, और फिर थेराप्यूटिकल रिजल्ट्स भी देखा मेडिसिन देने के बाद, ये कंसेप्ट समझने के बाद, माइज्म का कंसेप्ट समझने के बाद। तो इन चारों तरीके से उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ, ये कंसेप्ट सही है कि जब किसी चीज का हम न्यूट्रिशनल सप्लाई कम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके फंक्शन भी कम होंगे और उसका स्ट्रक्चर भी स्टंटेड रहेगा, डेफिशिएंट रहेगा। यदि हम एक्सेस करते हैं न्यूट्रिशनल सप्लाई तो फंक्शंस भी एक्सेस हो जाएंगे और स्ट्रक्चर भी एक्सेस हो जाएगा। यदि हम परवर्टेड करते हैं तो फंक्शंस भी परवर्टेड हो जाएंगे और स्ट्रक्चर भी परवर्टेड हो जाएगा। तो जिस तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लाई रखेंगे उस तरीके से आगे रिएक्शंस मिलना शुरू हो जाएगा। सो जो डेफिशिएंसी वाला पार्ट है ये है सोरा। उन्होंने इसको नाम दिया, जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा तो इसको उन्होंने नाम दिया सोरा। किसी भी इंडिविजुअल को या सेल को जब हम इनहिबिट करते हैं, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होने देते, तो वो हर जगह पे एक्सप्रेस होगा। उसके मोड ऑफ एक्सप्रेशंस वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस न्यूट्रिशन सप्लाई, इनहिबिटेड सप्लाई, तो उसके एक्सप्रेशंस भी रिड्यूस हो जाएंगे, उसके फंक्शंस कम हो जाएंगे, वो पुअरली नरिश्ड रहेगा और उसके वजह से वो स्ट्रक्चरली भी डेबिलिटेटेड हो जाएगा, कमजोर होगा। तो न्यूट्रिशनल डेबिलिटेड है तो उसका फंक्शंस भी कम है और उसका स्ट्रक्चर भी कम है। और हम इसको उल्टा भी ले सकते हैं कि यदि हमको कोई भी डेबिलिटेटेड दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका न्यूट्रिशनल सप्लाई वो कम होगा। सो रिजल्ट से
हम उसका कॉज पता कर सकते हैं या कॉज से हम उसका रिजल्ट पता कर सकते हैं। और जैसी डेफिशिएंसी होगा तो डेफिशिएंसी के बाद तुरंत ही एक प्रीडिस्पोजिशन आएगा कि एक्सेस करो, क्योंकि इसको कंपेंसेट करना है। जो कुछ डेफिशिएंट हुआ उसको कंपेंसेट करना है। तो एक तो एक्सेस करो या तो फिर अल्टर करो, परवर्ट करो। तो ये दो तरीके की रिएक्शंस आ सकती है। तो यदि डेफिशिएंसी के बाद एक्सेस होता है कंपेंसेशन में, ये हो गया साइकोसिस, और यदि परवर्टेड होता है तो ये हो गया सिफिलिस। इसीलिए एक्सेस और परवर्जन ये आया कहां से? ये आया डेफिशिएंसी से। इसलिए सोरा को बेसिक ऑफ ऑल क्रॉनिक माइजम बोलते हैं या बेसिक ऑफ ऑल कंडीशंस ऑफ ऑल पैथोलॉजी बोलते हैं। ये बेस है, उसके बाद में की रिएक्शंस। तो इस तरीके से ये थॉट प्रोसेस डेवलप हुई शुरुआत में। आज हमको वो शुरुआत नहीं दिखेगी, आज हमको डायरेक्टली दिखेगा साइकोटिक, सिफिलिटिक, बट उसका शुरुआत यहां से होगा। सो इस तरीके से डॉक्टर हैनीमन का थॉट प्रोसेस था कि बिगिनिंग में क्या होगा, क्या हुआ होगा, और वो किस तरीके से पैथोलॉजी डेवलप होगा। सो साइकोसिस इज अ स्टेट ऑफ एक्सेस। जब कभी भी कुछ भी ज्यादा हो जाता है, एक्सुबरेंट हो जाता है, ऑस्टेंटेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इट इज साइकोटिक। और ये सेकेंडरी रिएक्शन है टू डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी के बाद आने वाली ये रिएक्शन है। एंड सिफिलिस इज अ स्टेट ऑफ परवर्जन। और ये परवर्जन कैसे मैनिफेस्ट होगा? इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिजेनरेशन एंड एग्रेसिवनेस। बट ये भी सेकेंडरी रिएक्शन है टू डेफिशिएंसी। सो फर्स्ट डेफिशिएंसी, देन एक्सेस एंड देन परवर्जन। आई होप आप यहां तक के हैं मेरे साथ में, और यहां तक कि आपको क्लियर है। If you want to repeat me anything, please let me know. ये हम लोग बहुत बेसिक से माइजम देख रहे हैं कि डॉक्टर हैनीमन ने माइजम कैसे सोचना शुरू किया, उन्होंने सिम्टम्स कैसे सोचना शुरू किया कि कौन से सिम्टम्स के भरोसे कौन सा माइजम हो सकता है, और फिर हम उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको और फाइन रिफाइन करेंगे और लेटेस्ट कंसेप्ट की तरफ पढ़ेंगे। So, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कोई भी माइजम एक्सप्रेस कैसा होता है, जब बाहर में जो कॉज है वो सिमिलर रहता है, और ये जब सिमिलैरिटी मैच होती है तब वो माइजम ट्रिगर होता है और एक्सप्रेस होना शुरू कर देता है। बाहर डेफिशिएंसी है, अंदर में माइजम डेफिशिएंसी वाला है, तो वो बाहर के डेफिशिएंसी इस माइजम को ट्रिगर करेगी और सोरा मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इनकेस अंदर एक्सेस है, साइकोटिक माइजम है, तो जब बाहर एक्सेस आएगा तभी ये ट्रिगर होगा, डेफिशिएंसी से ये ट्रिगर नहीं होगा। सो ये मैचिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल मॉर्फिक नॉक्साई से मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कोई एग्रेसिव एजेंट है और वो एग्रेसिव एजेंट सोरिक कंडीशन के ऊपर काम करता है, तो क्या होगा? उसका रिएक्शन होगा इन द फॉर्म ऑफ इनहिबिशन। एग्रेसिव एजेंट है, वो साइकोटिक कंडीशन के ऊपर काम करता है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? फ्लाइट, बढ़ना, क्योंकि साइकोसिस मतलब एक्सेस, सोरा मतलब कम होना। एक एग्रेसिव एजेंट है, वो सिफिलिटिक कंडीशन के ऊपर काम करता है, तो रिजल्ट क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ एग्रेशन। सो देयर इज कॉज, देयर इज माइजम,
और जब ये कॉज इस माइजम के ऊपर काम करता है तो उसके बाद में रिएक्शन आउटपुट सोरा में इन द फॉर्म ऑफ इनहिबिशन, साइकोसिस में इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस और सिफिलिस में इन द फॉर्म ऑफ एग्रेशन। इसको हम पैथोलॉजिकल लेवल पे देखते हैं। यदि हम पेरिस्टाल्सिस को कंसीडर करते हैं, इंटेस्टाइन में हमेशा बाउल मूवमेंट होती रहती है, इसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो जब सोरिक माइजम में कैसा रहेगा वो पेरिस्टाल्सिस, सोरिक कंडीशन में वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगा बिकॉज सोरा इज ऑल अबाउट इनहिबिशन। तो सोरा क्या करेगा, उस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कम करेगा, और जब पेरिस्टाल्सिस कम हो जाता है देन इट कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। Okay, let me try again. I think there is some issue with yes. I hope you can see screen now. Is it visible? Yes. Okay. So पेरिस्टाल्सिस, इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस में क्या होगा, जब सोरिक कंडीशन रहेगी तो ये पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाएगा और स्लो होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। सो रिजल्ट क्या आया, इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस, सोरिक कंडीशन, रिजल्ट है स्लो कॉन्स्टिपेशन। यदि यही साइकोटिक कंडीशन रहेगा तो साइकोसिस क्या करता है, बढ़ाता है, पेरिस्टाल्सिस को और बढ़ाएगा, और पेरिस्टाल्सिस बढ़ गया तो एक्सेस, लूज मोशन, डायरिया शुरू हो जाएगा। सिफिलिटिक कंडीशन हुआ तो क्या हो जाएगा, पेरिस्टाल्सिस जो है वो इरेगुलर हो जाएगा, स्पाज्म्स आएंगे, डिसेंट्री होएगा। तो जब इंटेस्टिनल पेरिस्टाल्सिस के ऊपर सोरिक कंडीशन काम करती है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि सोरा प्रोड्यूस करता है स्लो, इनहिबिट करता है, साइकोटिक एक्सेस करता है तो डायरिया होगा, और सिफिलिस इरेगुलर करता है, परवर्ट करता है तो डिसेंट्री शुरू हो जाएगा। आई होप यू आर विद मी and you are getting this idea and concepts. Is it easy or hard? Easy, sir. Good. Let us see one more example. Let us take heart rate. सोरिक कंडीशन में क्या होगा, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। सोरा हमेशा इनहिबिट करता है, स्लो करता है, तो हार्ट रेट को सोरा स्लो करेगा एंड इट विल प्रोड्यूस ब्रैडिकार्डिया। साइकोसिस और बढ़ाएगा, एक्सेस हार्ट रेट करेगा, टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करेगा। और सिफिलिस क्या करेगा, सिफिलिस हार्ट रेट को इरेगुलर कर देगा, परवर्ट कर देगा, जिसको हम अरिथमियाज बोलते हैं, रिदम में नहीं होता है, कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, अरिथमिया हो गया, ये सिफिलिटिक कंडीशन है। तो जब स्लो हार्ट रेट दिखेगा दैट मींस कि वहां पे इनहिबिशन हुआ है, और इनहिबिशन क्यों हुआ, क्योंकि सोरिक कंडीशन है। जब एक्सेलरेटेड हार्ट रेट रहेगा उसका मतलब क्या है, हार्ट रेट बढ़ गया है, एक्सेस हो गया है, मतलब साइकोटिक कंडीशन है, और इरेगुलर है मतलब ये सिफिलिटिक कंडीशन है। इजी। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इमोशंस। इमोशंस के ऊपर सोरा क्या करेगा, फिर से सोरा है तो वो इनहिबिट करेगा, और किसी भी इमोशंस को, पर्सनालिटी को जब इनहिबिट करते हैं तो वो पर्सनालिटी कैसा होता है, वो टिमिड पर्सनालिटी रहती है, वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करेगा, शाय रहेगा।
बहुत सारे पर्सनालिटीज हम अपने आजू बाजू में देखते हैं कि जो एक्सप्रेस ही नहीं होते। आज ही मैंने एक पेशेंट देखा जिसको जो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा था, 14-15 ईयर्स बॉय, कुछ भी नहीं बात कर रहा था वो, वेरी शाय। जो कुछ बोल रहा था मदर के पास में बोल रहा था, टिमिड। बट इमोशंस के ऊपर जब साइकोसिस क्या काम करेगा, तो साइकोसिस क्या करता है, बढ़ा चढ़ा के। तो साइकोसिस बढ़ा चढ़ा के बता रहा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। तो जब कोई बढ़ा चढ़ा के करता है, एक्सेस करता है, दैट इज साइकोसिस। और सिफिलिस क्या करेगा, सिफिलिस तो डिस्ट्रक्शन ही करेगा, सब कुछ परवर्टेड, परवर्जन, डिजायर टू किल। तो जब हम एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस का, तो हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गन के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वहां पे क्या होगा, सोरिक कंडीशन में, साइकोसिस में क्या होगा, सिफिलिस में क्या होगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जब म्यूकस मेम्ब्रेन में सोरिक कंडीशन होगा तो क्या होगा, सोरा हमेशा इनहिबिट करता है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे जो म्यूकस सिक्रेशन है उसको वो कम कर देगा। म्यूकस सिक्रेशन कम हो गया, देन देयर विल बी ड्राइनेस। सोरा इनहिबिशन, कम होना, ड्राइनेस। यदि साइकोटिक कंडीशन है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, तो ये म्यूकस सिक्रेशंस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, and there will be lot of profuse secretion. So psychosis is all about profuse secretions. यही म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जब सिफिलिस काम करेगा तो क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन का डिस्ट्रक्शन होगा, वहां पे अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे, डिस्ट्रक्शन होगा, ब्लीडिंग होगा। और इसीलिए सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस के डिस्चार्जेस भी अलग अलग रहते हैं, उनकी कैरेक्टर्स भी अलग अलग रहते हैं। क्योंकि सोरा अलग तरीके से पैथोलॉजी प्रोड्यूस करता है, साइकोसिस अलग तरीके से अलाउ करता है, सिफिलिस अलग तरीके से अलाउ करता है। तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, बट इनका मतलब ये नहीं है कि हम माइजम को एक सिम्टम के ऊपर से बताएं कि हाँ इसको तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम है या कॉन्स्टिपेशन है तो ये सोरिक होगा, इसको डायरिया हो गया तो ये साइकोटिक हो जाएगा, ये टिमिड है तो इसको सोरा हो जाएगा। या बहुत एक सिम्टम के ऊपर से हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको पूरा होल कंसीडर करना है। सो माय फ्रेंड्स, ये कभी मत भूलिए, जो बेसिक कंसेप्ट है वो कभी मत भूलिए कि हमको होलिज्म करना है कंसीडर। इस वेबिनार का फर्स्ट डे फर्स्ट स्लाइड वही था कि होलिज्म एंड इंडिविजुअलाइजेशन, तो ये बेसिक कंसेप्ट है होम्योपैथी के, इसको मत भूलिए। हमको कोई भी चीज अप्लाई करना है बट उसको एक पार्ट पे अप्लाई नहीं करना है, हमको होल पे अप्लाई करना है, क्योंकि ये होल डिफाइंस टोटलिटी एंड टोटलिटी डिफाइंस इंडिविजुअलाइजेशन। और हम इसको नहीं भूल सकते, इंडिविजुअलाइजेशन को नहीं भूल सकते। तो किसी भी एक सिम्टम के ऊपर से हमको माइजम डिसाइड नहीं करना है, हमको पूरा का पूरा पिक्चर कंसीडर करना है, पूरा टोटलिटी कंसीडर करना है। और उस टोटलिटी के ऊपर से फिर हमको बताना है कि इसका माइजम क्या होगा। ये जो एग्जाम्पल थे वो सिर्फ समझने के लिए थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक सिम्टम एक उस पर्सन का माइजम दिखाएगा। Now this is very interesting. Miasms and colors. What is happening? Screen sharing.
current slide. This is current slide, na? Let me try one more time. Is it good now? Yes. Okay. So, specific meism is related to specific colors. Sora is related to blue. Why? Because blue is very cold, temperate, and passive color. It reflects a lot of hope. So, blue color reflects Sora. Color for psychosis is yellow. Why yellow? Because yellow is brilliant, ostentatious. Excess. तो येलो कलर एक्सेस इंडिकेट करता है. And color for syphilis is red because red is for destruction, danger, stoppage. Is it clear till this point? Yes, sir. हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में कभी भी एक ही माइजम हमको नहीं दिखता है, हमको कॉम्बिनेशन ऑफ माइजम दिखता है. 2-3 माइजम का कॉम्बिनेशन हमारे प्रैक्टिस में दिखाई पड़ता है. ये चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. And this concept is basis for why there are a lot of new meisms now. So हमारी प्रैक्टिस में हमको कॉम्बिनेशन ऑफ माइजम दिखता है बिकॉज हमने 2-3 कंसेप्ट देखे थे, राइट? कि माइजम्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है. और यदि 2 पर्सन से एक ऑफस्प्रिंग तैयार होता है तो दोनों का माइजम अलग रहेगा और ऑफस्प्रिंग में दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, माइजम का कॉम्बिनेशन रहेगा. और ये माइजम कितने से इस तरीके से पास ऑन होते आ रहा है. तो अभी जो पिक्चर है ये कॉम्बिनेशन ऑफ माइजम्स का है. और हमारे कोई भी इंडिविजुअल के ऊपर उसके अंदर ऑलरेडी तीनों माइजम प्रेजेंट रहते हैं. इट इज जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट कि एक माइजम डोमिनेंट रहता है, वो ज्यादा एक्सप्रेस होता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि यदि सोरा प्रेजेंट हो रहा है तो साइकोसिस और सिफिलिस उस पेशेंट पे नहीं है. वो रहेंगे, उसके भी एक्सप्रेशंस रहेंगे. सिर्फ हम उसको सोरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें सोरा का जो परसेंटेज है वो ज्यादा है उस स्पेसिफिक पर्सन में. बट उसमें तीनों माइजम प्रेजेंट है. तो इससे ये समझ में आता है कि हम लोग मेडिसिन देते हैं, जब एंटीमाइजमेटिक या कोई भी मेडिसिन देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं, तो उस पर्सन का माइजम निकलता नहीं है. माइजम विल ऑलवेज बी देयर विद दैट पर्सन. बट उसका परसेंटेज जो हाई है वो सिर्फ लोअर डाउन हो जाता है और उसकी वजह से डिसीज के एक्सप्रेशंस जो है वो चले जाते हैं. सो माइजम विल ऑलवेज बी देयर विथ यू. और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक कोई भी माइजम वो ज्यादा इंटेंसिटी से एक्सप्रेस होएगा और इसलिए हम उसको उस स्पेसिफिक माइजम के नाम से नाम देंगे. और इसकी वजह से क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर पेशेंट है, उसमें सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस का कॉम्बिनेशन ऑफ माइजम हो सकता है. लेट्स से कि 68% सोरा है, 22% साइकोसिस और 10% सिफिलिस है. तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकता है. और प्रैक्टिकली हम लोग जब देखते हैं पेशेंट में कि उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ माइजम है, उसमें सोरा के भी मैनिफेस्टेशन है और साइकोसिस के भी मैनिफेस्टेशन है,
और दोनों के मैनिफेस्टेशन वो पेशेंट जब देता है तो इन दोनों को कंसिडर करके हम एक तीसरा माइजम देते हैं. इनको इन बिटवीन माइजम्स बोलते हैं या न्यू माइजम्स बोलते हैं. और जब हमने ये न्यू माइजम्स ढूंढे, नाउ वी हैव 10 टोटल माइजम्स and we will learn about all these 10 maisms. But this is basic of maism, that each and every person is made up of combination of maism. सिर्फ इसमें परसेंटेज जो है वो कम या ज्यादा रहेगा. और जितना परसेंटेज रहेगा उसके हिसाब से फिर हम उसको बोलेंगे. जिसका ज्यादा परसेंटेज है उसको हम बोलेंगे कि स्पेसिफिक पर्सन का ये माइजम है. जैसे इस एग्जांपल में 68% सोरा है, 22% साइकोसिस है, सिफिलिस 10% है, तो हम इसको डेफिनेटली सोरिक पेशेंट बोलेंगे. लेट अस टेक सम केसेस. सो मैंने डेलिबरेटली एक ही डिसीज के केसेस सिलेक्ट किए आज. स्किन इरप्शंस. लेट अस सी. Is it good? तो फर्स्ट केस है, थोड़ा सा केयरफुली समझने की कोशिश कीजिए कि 34 इयर्स फीमेल पेशेंट है और उसको स्किन इरप्शंस है, इचिंग होती है कभी, एंड देयर इज रेडनेस एंड हीट इज प्रेजेंट एट अफेक्टेड एरिया. थोड़ा सा इचिंग होता है, थोड़ा सा लाल हो गया वो एरिया, और जलन भी होती है वहां पे. और ये जो इचिंग है ये रात में ज्यादा होती है, या जब कभी उसके ऊपर पानी डालो, उसको वॉश करो, गलती से पानी गिर गया तो फिर वो इचिंग ज्यादा होती है. Also there is burning type of heat and patient is hot thermally. और पेशेंट शांति से एक दिन आया, बोले डॉक्टर साहब ये मुझको तकलीफ है और कुछ तो भी दवा दीजिए, ये ठीक होना चाहिए. और उनको पता है थोड़ा सा दवा वगैरह ले लिया तो ये ठीक हो जाएगा. So this is the case. And what we can understand, फर्स्ट कि पेशेंट बहुत होपफुल है, ये बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं कर रहा है. हाँ है रहेगा, कोई दवा ले लिया ठीक हो जाएगा. इरप्शन का नेचर कैसा है? कभी कभी खुजली होता है, बहुत ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा रेडनेस है, इचिंग है, बर्निंग है वहां पे, हीट है जो कि बेदिंग के बाद और रात में ज्यादा होती है. और जब हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये क्लियर होता है कि स्किन पे, बॉडी पे और माइंड पे जो इफेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, होपफुल है, लाइट है. ये सोरिक माइजम है. और जब हम फाटक मटरा मेडिका में पढ़ते हैं तो दिस इज क्लियर पिक्चर ऑफ सल्फर, कि जहां पे पेशेंट इमोशनली भी बहुत होपफुल है और स्किन पे भी उसको बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओनली फंक्शनल सिम्टम्स. लेट अस टेक कंसीडर second case of skin eruption. 24 years of female patient. Now she also has skin eruption on both the hands, but since 4 years वो बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है, बहुत सारा एलोपैथी मेडिसिन ले लिया बट फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, वैसे के वैसे ही है. कभी कभी उसमें इचिंग हो जाता है, कभी इधर होएगा कभी उधर होएगा, और जब अनकवर करो तो वो इचिंग ज्यादा होएगा. Patient is affected by heat and cold both, and patient is thirstless. So physical level पे patient की expression ये है. Emotional level पे patient is very sensitive. जो कुछ भी होता है बाहर में, she is very sensitive.
and she gets very easily angry on family members. Otherwise, patient is mild and she can't express anger on strangers or people other than her family, and she don't want to hurt others, and she avoids quarrel, stressful situations. So यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा? यहाँ पे हम लोगों ने ये समझा कि पैथोलॉजी कैसा है फिजिकल लेवल पे। एक स्टैग्नेंट पैथोलॉजी है, वो बढ़ भी नहीं रही, कम भी नहीं हो रही, स्टैग्नेशन है वहां पे। इमोशनल लेवल पे भी थोड़ा सा डर है, कैनॉट एक्सप्रेस है, शी इज माइल्ड जेंटल, फिक्स नेचर ऑफ पैथोलॉजी, avoidance is there, resignation is there, and she is offended very easily, affected by both heat and cold, and she is thirstless. So it gives clear picture of pulsatilla, which is psychotic medicine. I will urge you to read Pulsatilla and Sulfur from Fatak Matramulika, and you will see clear indications of these remedies. Now, third case is of 42 years male patient suffering from skin eruption since last 17 days, just 17 days, and received all allopathic treatment already, but without any relief. But in these 17 days, there are acrid discharges, corroding acrid discharges with very offensive odor. And there is violent itching, more especially at night. And patient is both sensitive to both heat and cold. And patient was describing his complaint like, doctor, please help me out with these eruptions. They are so violent that it causes me irritation and anger. Even if someone says something, I get very furious and I cannot remember anything. I tend to forget even routine things. So, mode of expression is different at both physical level and mental level. So, there are violent symptoms, acrid discharges with offensive odor, aggravation at night, like first and second case, affected by both heat and cold, like second case, and violent, furious anger, forgetfulness. So, what we can do? There are combination of first case like aggravation at night and like second case affected by heat and cold both. So we can give both the medicines, sulfur at evening and pulsatilla at morning. But this will not work. We need to consider whole. And at both the level, patient is expressing violence, acridness, destruction, corrosiveness. And this is clear picture of one syphilitic medicine works on. So for me, medicine is not at all important, but what is important is understanding of myself, that it is expressed on both body and mind. So this is what I'm trying to convey to you, that myself is expressed on both body and mind. We just need to look for the indications. So this is all from my side for this session. If you have any queries, you can ask and I will happily try to answer these queries. Even you can type in chat box.
I will recommend you to read one book, Notes on Myism by Dr. Proceso Ortega. This is very good book for understanding of Myism. Probably from next session, we will go for one by one Myism, like Sora, psychosis, syphilis, and other newer Myisms. But this basic concept is very important. We should completely get used to this concept. So go through these books, and if you have any queries, questions, let us know. We will happily try to answer. Bye bye for now.